नमस्कार और डाउनराइट जीएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपनी भारतीय संवैधानिक इतिहास की श्रृंखला को आज आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको याद ही होगा कि पिछली बार हमने 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, उस पर विस्तार से बात की थी। आज हम कहानी को वहीं से आगे बढ़ाएंगे और 1919 से लेकर 1935 तक के उस बहुत ही महत्वपूर्ण दौर को समझेंगे जिसने भारत के संविधान की नींव रखने में एक बड़ी भूमिका निभाई। तो आज हमारी चर्चा का रोडमैप क्या है? हम 4 मुख्य पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले 1919 का अधिनियम, फिर इसकी सबसे उलझी हुई व्यवस्था द्वैध शासन, उसके बाद हम साइमन कमीशन के आने की कहानी जानेंगे और आखिर में सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट के उस ऐतिहासिक घटनाक्रम को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 की। देखिए, इस अधिनियम की जो जड़ें हैं वो 1917 में ब्रिटिश सरकार की एक घोषणा में है। उस घोषणा में पहली बार ये वादा किया गया था कि भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार यानी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ा वादा था। इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसने कई बड़े बदलाव किए, जैसे पहली बार केंद्र और प्रांतों के कामों को यानी उनके सब्जेक्ट्स को अलग अलग किया गया। प्रांतों में एक अजीब सी व्यवस्था द्वैध शासन या डायरकी शुरू की गई, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और हाँ, देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और डायरेक्ट इलेक्शंस की भी शुरुआत हुई। लेकिन एक और काम हुआ, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिखों और भारतीय ईसाइयों तक भी बढ़ा दिया गया। और एक बहुत जरूरी बात, इसी एक्ट में लिखा था कि 10 साल बाद इसके कामकाज को जांचने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। ये बात आगे चल के बहुत अहम साबित हुई। चलिए अब जरा इस 1919 के अधिनियम की सबसे मुश्किल और कंट्रोवर्शियल चीज को समझते हैं, द्वैध शासन, या जिसे अंग्रेजी में डायरकी कहते हैं। ये असल में एक दोहरी सरकार की प्रणाली थी। तो ये डायरकी शब्द आया कहाँ से? ये ग्रीक भाषा के डायआर्चे से आया है, जिसका मतलब ही होता है दोहरा शासन। और नाम से ही इसका काम साफ है, प्रांतों में शासन की पूरी शक्ति को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। आइए देखते हैं कि ये बंटवारा हुआ कैसे। तो देखिए, प्रांतीय विषयों की 2 लिस्ट बनाई गईं। एक थी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की लिस्ट, जिसमें पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर जैसे विषय थे। इन पर गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से काम करते थे और ये मंत्री विधान परिषद के प्रति जवाबदेह थे। सुनने में तो अच्छा लगता है ना, लेकिन असली खेल दूसरी लिस्ट में था, रिजर्व सब्जेक्ट्स की लिस्ट। इसमें पुलिस, न्याय और सबसे जरूरी वित्त और भू राजस्व जैसे विषय थे। और इन पर पूरा कंट्रोल गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का था, जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं थे। मतलब साफ था, जिम्मेदारी भारतीयों की और असली ताकत अंग्रेजों की। तो जाहिर सी बात है, सत्ता का ये अजीबोगरीब बंटवारा ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता था। भारतीय मंत्रियों के हाथ में जिम्मेदारी तो थी, पर ना तो पैसा था, ना ही शक्ति। इसलिए ये पूरा प्रयोग, ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो गया। अब आपको याद होगा कि 1919 के एक्ट में 10 साल बाद समीक्षा का वादा था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने तय समय से 2 साल पहले ही नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अगुवाई में एक कमीशन बना दिया। तो 1927 में इस कमीशन की घोषणा हुई। 1928 में ये कमीशन भारत पहुंचा और जैसे ही पहुंचा, पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। हर जगह साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। खैर, इतने विरोध के बावजूद कमीशन ने अपना काम जारी रखा और 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, ऐसा क्या था इस कमीशन में कि भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस से लेकर मुस्लिम लीग तक, सबने मिलकर इसका बहिष्कार किया? वजह बहुत सीधी और साफ थी। देखिए, भारत का संवैधानिक भविष्य तय करने के लिए जो ये कमीशन बनाया गया था, उसमें कुल 7 सदस्य थे और उन 7 सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं था। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात थी। भारत का भविष्य तय होना था और उसमें किसी भारतीय की राय लेने की जरूरत ही नहीं समझी गई। बस यही एक वजह इसके राष्ट्रव्यापी विरोध के लिए काफी थी। खैर, बहिष्कार के बावजूद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और उसकी सिफारिशें काफी अहम थीं। उसने कहा कि प्रांतों से द्वैध शासन खत्म करो, वहां एक जिम्मेदार सरकार बनाओ और ब्रिटिश भारत और रियासतों को मिलाकर एक फेडरेशन बनाओ।
इन्हीं सिफारिशों पर बात करने के लिए लंदन में वो मशहूर गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाए गए थे। अब गोलमेज सम्मेलनों के बाद अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का सवाल और भी ज्यादा गहरा गया और इसी माहौल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने एक ऐसी घोषणा की जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। हुआ ये कि अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसी मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। इसमें सिखों और मुसलमानों के लिए जो अलग निर्वाचन व्यवस्था थी उसे अब दलित वर्गों के लिए भी लागू कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि दलित वर्ग के वोटर सिर्फ दलित उम्मीदवार के लिए ही वोट करेंगे, जिससे वो बाकी हिंदू समाज से राजनीतिक रूप से अलग हो जाते। इस घोषणा से गांधी जी को बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्हें लगा कि ये तो हिंदू समाज को हमेशा के लिए बांटने की एक चाल है। इसके विरोध में उन्होंने पुणे की यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब माहौल बहुत गंभीर हो गया। इसी दबाव के बीच कांग्रेस के नेताओं और दलित वर्गों के सबसे बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। तो ये समझौता क्या था? इसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसमें और कम्युनल अवार्ड में एक बहुत बड़ा फर्क था। कम्युनल अवार्ड दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे रहा था, जबकि पूना पैक्ट में संयुक्त निर्वाचक मंडल यानी जॉइंट इलेक्टोरेट को ही बनाए रखा गया, लेकिन उसके अंदर दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित यानी रिजर्व कर दी गई। ये एक बीच का रास्ता था जिसने उस बड़े संकट को टाल दिया। तो अगर हम पूरी कहानी को जोड़कर देखें, 1919 के एक्ट का फेल होना, फिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन और आखिर में पूना पैक्ट का ये समझौता, इन सभी घटनाओं ने मिलकर अगले बड़े संवैधानिक कानून के लिए जमीन तैयार कर दी थी। और इन सभी घटनाक्रमों का नतीजा था भारत सरकार अधिनियम 1935, जो ब्रिटिश भारत का बनाया हुआ सबसे लंबा और सबसे पेचीदा कानून था। उस कानून ने भारत के संवैधानिक ढांचे को किस तरह से बदला, ये हम जानेंगे अपनी अगली कड़ी में। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।